असलम एक मालिक मकान है जबकि जाहिद उसका किराएदार। लेकिन इन दोनों को अदालत में केस लड़ते हुए 5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका, लेकिन अभी तक केस चल रहा है। इनके केस में देर होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्होंने किरायानामा लिखते वक्त कुछ ऐसी गलतियां कर दी थी कि अब दोनों ही किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच सके। आज मैं आपको किरायानामे में की जाने वाली 13 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो कि अक्सर जो है वो लोग कर जाते हैं, और बाद में जब किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट आता है तो उनको उसका सलूशन निकालने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, और जब मामला अदालतों में चले जाते हैं तो उनका बहुत ही ज्यादा कीमती पैसा और सरमाया जाया हो जाता है अपनी बात को साबित करने में। ऐसी कौन सी गलती है जो आपको हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए जब भी आप किरायानामा लिखने लगे, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊं। अपने वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें ताकि जो भी लीगल टॉपिक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको डिटेल में समझ आ सके। तो अब आ जाते हैं अपने सर टॉपिक की तरफ कि 13 गलतियों में से वो पहली गलती क्या है जो मालिक और किराएदार अक्सर कर देते हैं किरायानामा लिखते वक्त। तो उसमें नंबर 1 पे ये है कि मालिक और किराएदार एक दूसरे का पुलिस रिकॉर्ड चेक नहीं करते हैं जब भी वो किसी प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो रहे होते हैं, या कोई मालिक किसी किराएदार को प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा होता है। और दोनों में से अगर किसी का भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो कल को किसी भी हवाले से जो है वो उनके बीच में अगर क्लैश आता है, डिस्प्यूट आता है, तो डेफिनेटली मामला जो है वो काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं। क्योंकि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी है, वो किराएदार है या मालिक है, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है दूसरे फ्रीक के लिए। और अगर दोनों क्रिमिनल बैकग्राउंड से तल्लुक रखते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है। तो आप जो है वो पंजाब पुलिस या सिंध पुलिस की मोबाइल ऐप से जाके आईडी कार्ड नंबर डाल के क्रिमिनल बैकग्राउंड जरूर चेक किया करें, किराएदार का भी और मालिक का भी, ताकि आपको पता हो कि दोनों में से किसी का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं। दूसरी गलती जो मालिक मकान और किराएदार अक्सर कर देते हैं वो ये है कि मालिक की तरफ से मुतालबा आता है जी कि मुझे जो है वो किराया हर महीने कैश में चाहिए। अब कैश एक ट्रांजेक्शन जो है उसको हमेशा आपको साबित करना पड़ता है 2 गवाहों के जरिए, अगर आपके पास रसीद है उसके बावजूद। तो इसलिए ये गलती आप कभी ना किया करें। जब भी आपने किरायानामा लिखना है हमेशा जैज कैश, इजी पैसा या आप अपने बैंक टू बैंक अकाउंट के जरिए जो है वो किराया वसूल किया करें और मालिक को दिया करें, ताकि कल को कोई डिस्प्यूट आता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट या आपकी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है उससे आप ये बात साबित कर सकेंगे जी मैंने हर महीने किराया जो है वो बाकायदगी से अदा किया। नंबर 3 गलती जो है वो अक्सर लोग जो करते हैं वो ये है कि जब कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पे जाती है, जिसमें कोई दुकान है या सलून है या किसी भी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी होनी है, तो किराएदार वहां पे अच्छे खासे पैसे जो है वो स्पेंड कर देता है। वो जाके सलून बना लेता है, वो मोबाइल शॉप बना लेता है, वो कुछ भी बना लेता है, रेनोवेशन करता है, इंप्रूवमेंट्स करता है। तो उस सूरत में जब तक ये बात किराएनामे में लिखी ना जाए कि जो बीच में एक्सपेंस किया जा रहा है किराएदार की तरफ से वो मालिक उसको कंपनसेट करेगा, उतनी देर तक किराएदार अपनी दुकान के ऊपर जो इंप्रूवमेंट करता है अपने कारोबार को सेटल करने के लिए वो मालिक से जो है वो रिसीव नहीं कर सकता, ना क्लेम कर सकता है। डिस्प्यूट यही बनता है कि इस कंडीशन के बारे में कुछ भी लिखा नहीं जाता इंप्रूवमेंट्स के बारे में। और जब किराएदार को कहा जाता प्रॉपर्टी को छोड़ दो तो वो छोड़ने के बजाय अदालत से स्टे ले आता जी कि मेरे तो 50 लाख रुपया लग गया दुकान के ऊपर, या मेरा 10 लाख रुपया लग गया, मुझे वो दिलवाया जाए, तो उसमें काफी जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। चौथे नंबर पे जो गलती सबसे बड़ी की जाती है वो ये है कि मालिक अक्सर जो है वो मुल्क से बाहर होता है या शहर में नहीं होता, या टैक्स से बचने की खातिर जो है वो किसी और के नाम से जो है वो किरायानामा लिख देता है। मिसाल तौर पे बंदा जो है अपने बेटे के नाम से किरायानामा कर लेता है, बीवी मालिक होती है प्रॉपर्टी की तो उसका खामद जो है बतौर मालिक जो है वो किराएदार कर लेता है। ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर किराएदार आपकी मलकियत को चैलेंज कर दे रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर तो अदालत जब तक मलकियत का फैसला न कर ले वो किराएदार को किराया जमा करवाने का ऑर्डर नहीं देती है, क्योंकि उन्होंने पहले ये देखना है कि आया जिसको किराया जो है वो पे करने का कहा जा रहा है वो शख्स मालिक है भी या नहीं है। तो इसलिए अगर आपने किसी के बिहाफ पे जो है वो किरायानामा लिखना है तो आपने किरायानामा लिखते वक्त बीच में अपने आप को मुख्तार खास या स्पेशल अटॉर्नी का हवाला देना है कि फलां शख्स मालिक है और मैं बतौर अटॉर्नी जो है वो उसका किरायानामा जो है वो लिख रहा हूं। 5वें नंबर पे जो गलती करते हैं किराएदार और मालिक मकान वो ये है कि जब एक किरायानामे की मियाद है उसको डेफिनेटली लिखते हैं, 1 साल लिख लिया, 11 माह लिख लिया, और कल को अगर किसी वजह से उनको बढ़ाना पड़ता है तो वो जुबानी कलामी जो है वो उसको एक्सटेंड कर रहे होते हैं। अगर किरायानामा जो है वो जुबानी एक्सटेंड किया जा रहा है और उस बात को भी 6 महीने साल गुजर जाए तो किराएदार डेफिनेटली इस बात का बेनिफिट ले सकता है कि मुझे 5 साल के लिए जुबानी रहने के लिए जो है वो इजाजत दे दी थी और अब मैंने इन्वेस्टमेंट कर ली है, या मैं इस तरह शिफ्ट हो गए या मेरा ये प्रॉब्लम है, तो उस सूरत में भी उसको इजीली स्टे मिल जाता है। इसलिए जब भी आपने किरायानामे को एक्सटेंड करना है आपने इन राइटिंग करना है और उसमें सारी डिटेल लिखनी है कि इतनी देर को जो है वो एक्सपायर हो चुका है किरायानामे को और उसके बाद उसको 2 माह 3 माह या 4 माह का टाइम इतनी देर से इतनी देर तक ये दिया जा रहा है ताकि ये अपनी अलग से रिहाइश का बंदोबस्त कर। 6 नंबर पे जो गलती आती है वो ये है कि जब भी आप प्रॉपर्टी रेंट आउट कर रहे हैं उसमें आपने मेक श्योर करना है कि कितने लोग हैं जिनको रेंट आउट किया जा रहा है, वो फैमिली है, खामन बीवी है, 2 3 4 लोगों का बीच में जिक्र करें ताकि आपको पता हो कि ये लोगों ने आके रहना है
और फैमिली का जिक्र करेंगे, ये फैमिली है जिन लोगों ने मेरे से किराए पे लिया है, इससे ज्यादा लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि अक्सर लोग जो है सब रेटिंग कर लेते हैं, 2-3 फैमिलीज मिलके भी जो है वो एक पोर्शन रेंट आउट के लिए कर लेती हैं और फिर बाद में किराए को लेके बड़े मामला खराब हो जाते हैं और उसमें जो है वो काफी ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम आती है। 7वें नंबर पे जो गलती है वो ये है कि पीनल क्लॉजेस बीच में ऐड नहीं की जाती कि अगर जो है वो किराएदार किराया नहीं देगा या मालिक अगर उसको पहले खाली करवाने की कोशिश करेगा या मालिक जो है वो नोटिस देता है और किराएदार खाली नहीं करता, तो उस सूरत में जो है वो किसको क्या फेस करना पड़ेगा। तो पीनल क्लॉजेस को जरूर ऐड किया करें ताकि आपको इस चीज का अंदाजा हो सके कि हमने जो है वो किराए पे जब प्रॉपर्टी दी है तो अगर कोई शख्स किराए पे जो है वो टाइम पे नहीं देता या वो बिल नहीं देता तो मालिक के पास क्या इख्तियार आता है, और अगर मालिक किस किस्म की ज्यादती करता है, किराएदार के पास किस किस्म की ऑप्शन अवेलेबल है, और उसमें खर्चे से लेके केस की फीस तक वो सारी चीजें बीच में लिखा है। 8वें नंबर पे जो गलती की जाती है वो ये है कि प्रॉपर्टी का जो किरायानामा है उसको जो है वो रजिस्टर नहीं करवाया जाता, और कानून के मुताबिक किराएदार, डीलर और मालिक मकान ये तीनों की ड्यूटी है कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो किरायानामे को रजिस्टर करवाएं, और अगर वो रजिस्टर नहीं कराते तो पुलिस किसी के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन अमूमी तौर पे जो है वो पर्चा मालिक के खिलाफ होता है, और अगर मालिक अवेलेबल ना हो तो किराएदार के ऊपर भी FIR हो जाती है। तो इसलिए आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कि किरायानामे को जो है वो फौरी तौर पर रजिस्टर करें। 9वें नंबर पे जो गलती है वो ये है कि अक्सर लोग जो है वो सफेद कागज के ऊपर जो है वो किरायानामा लिख लेते हैं या उसके बाद जो है उसको लेटर पैड पे लिख लेते हैं, तो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी किरायानामा लिखें उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो स्टैम्प पेपर पे लिखे, उसमें 2 गवाहान जो है वो बीच में ऐड होने चाहिए और उसके मुताबिक जो है वो शर्त ज़वाइद जो है ना वो लिखने चाहिए। 10वें नंबर पे जो गलती है वो ये है कि अक्सर जो है वो जब किराए पे प्रॉपर्टी दी जाती है उसमें लिख दिया जाता है कि 1 माह का नोटिस देगा मालिक या किराएदार की प्रॉपर्टी को खाली किया जाएगा, तो उसके अंदर आगे ये भी लिखना चाहिए कि अगर 1 माह के नोटिस के ऊपर मालिक या किराएदार उसको कंप्लाई विद नहीं करता, फॉलो नहीं करता, तो उसके बाद का लाएअमल क्या होगा वो चीजें भी बीच में जो है वो लिखनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखते तो एक ओपन बात होती है, वो कहता है मुझे नोटिस नहीं मिला, दूसरा कहता है मैंने नोटिस दे दिया, अब नोटिस मिला या नहीं मिला इस चीज का फैसला करते करते भी अदालत में अच्छा खासा टाइम जो है वो जाया हो जाता है। 11वें नंबर पे ये है कि तमाम मीटर्स के जो है वो यूनिट्स लिखें कि जब प्रॉपर्टी रेंट आउट की जा रही है तो उस पर जो है वो प्रॉपर्टी के जो यूटिलिटी मीटर्स हैं, बिजली पानी गैस का, उसके क्या रीडिंग्स हैं और उसको जब दिया जा रहा है वो सर्टेन पोर्शन कौन सा है, उसके कमरे कितने हैं, किचन बाथ, ये ऊपर वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन है, टेरेस दिया गया नहीं दिया गया, दुकान है तो कितनी दी गई है, छत दी गई है नहीं दी गई, ये सारी तफसीलात भी जो है वो किराएनामे में लिखना बहुत जरूरी है। 12वें नंबर पे ये है कि जब भी आप प्रॉपर्टी जो है वो रेंट आउट करते हैं तो आपने जो विटनेस है वो एक इंडिपेंडेंट विटनेस करना है। लोग अक्सर जो है वो डीलर को जो है वो बीच में विटनेस डाल लेते हैं, जबकि डीलर्स के पास जो है वो इतना टाइम नहीं होता कि वो जा जाके हर बंदे का जो है वो जाके शहादतें दे, गवाहियां दें, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बिजनेस किया, 2 पार्टियों को मिलाया, अपना कमीशन लिया, और जब कल को डिस्प्यूट हो जाता है तो वो जुबानी तौर पर, अखलाकी तौर पर तो उसको कह सकता है, लेकिन अदालतों में जाके गवाहियां देना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। और 13वें नंबर पे जो गलती है वो ये है कि अक्सर जो है वो स्टैम्प पेपर जो है वो लोग किराएदार के नाम से लगवा लेते हैं, जबकि इसको जो है वो हमेशा मालिक की तरफ से जारी होना चाहिए किराएदार के हक में, और असल जो किरायानामा है वो हमेशा किराएदार के पास रहना चाहिए। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इसी तरह मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।